जब भी आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं ना। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या आपके लिए बेस्ट है। BAMS एक ऐसा कोर्स है जिसके मिक्स्ड रिव्यूज आपने सुने होंगे, कुछ अच्छे सुने होंगे, कुछ बुरे सुने होंगे एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो गलत भी दी जाती है। यूट्यूब पे कुछ मिसलीडिंग वीडियोस हैं एंड गूगल पे भी कुछ गलत आर्टिकल्स हैं जो BAMS के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जानना बहुत जरूरी है कि BAMS में जो प्रॉब्लम्स हैं क्या वो उतनी बड़ी है या फिर बड़ी बना दी गई है। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं BAMS में एडमिशन लेने के बाद। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम कृतिका पांडे एंड आई एम अ BAMS फाइनल ईयर स्टूडेंट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द इज यू नीड टू लर्न संस्कृत। आप ये बात सही मानो या गलत मानो, आपको BAMS में संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोग बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ संस्कृत पढ़नी पड़ती है एंड उसके बाद आपको संस्कृत नहीं पढ़नी पड़ती, सिर्फ एक सब्जेक्ट है संस्कृत और उसके बाद संस्कृत से नाता खत्म हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। जो भी आपको ये बोल रहा है वो मिसगाइड कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतनी शुगर कोटिंग करके बातें क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप पे विश्वास करके कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है और फिर वो वहाँ पे जाके सफर कर रहा है तो वो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो संस्कृत है वहां से ही ओरिजिन हुआ है BAMS का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेदिक जो एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उनमें भी संस्कृत में ही हर चीजें लिखी गई थी। संस्कृत के श्लोकास हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। श्लोकास भी कुछ कुछ आपको लर्न करने पड़ते हैं और जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप हर चीज ट्रांसलेशन से नहीं कर सकते। और अगर आप PG एम कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम देना चाहते हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का गुण आ गया कि ये किस आचार्य ने बोला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस आचार्य ने बोला है, आचार्य चरक ने या फिर सुश्रुत ने, किसकी स्टेटमेंट है। तो ये चीज ध्यान रखो कि संस्कृत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आगे भी आपको करना पड़ेगा। बट ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको एज अ सब्जेक्ट वो सब चीजें पढ़ा दी जाती हैं, आपके लिए चीजें इजी कर दी जाती है। तो सेकंड ईयर से आपको थोड़ी थोड़ी आदत हो जाती है एंड जब जैसे जैसे आप एग्जाम्स दोगे और क्लास में भी याद करना स्टार्ट करो तो आपके लिए इवेंचुअली चीजें इजी हो जाती है। बट ये कहना कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में संस्कृत है तो ये चीज गलत है। मैं आपको पहले भी बता दूं, बहुत सारे लोग नोशंस बना के आते हैं जब वो मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हैं कि उनका कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज की मैग्निफिसेंट सी बिल्डिंग होगी, बहुत सारी फैंसी चीजें होंगी, फैंसी कॉलेज फेस्ट होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें। हम जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कॉलेज होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेजेस होते हैं ना वो कैपेसिटी के हिसाब से कैंपस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप MBBS कॉलेजेस में जाओगे तो उनकी बिल्डिंग ज्यादा अच्छी है, उनके लैब ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा फंक्शनल चीजें हैं और अगर उसमें बैच की आप कैपेसिटी देखोगे तो 200 या 250 तक के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं एक बैच में, जबकि यहाँ पे जो बैच कैपेसिटी है वो 45, 50 या 60 तक की रहती है। तो उस हिसाब से कॉलेज का कैंपस बनाया जाता है एंड कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे उतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं है। तो वो चीजें आप सोच के आना, बहुत ज्यादा आपको डिसहार्टन फील करने की जरूरत नहीं है कि हाँ अब हम क्योंकि बड़ी बिल्डिंग वाले कॉलेज में नहीं आए तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये एक चीज बच्चे के मन में रहती है। जब मैं भी आई थी तो कैंपस देख के मैं भी ये सोचती थी कि जिस तरीके का कैंपस मैं इमेजिन करती थी वैसा नहीं है। तो इस चीज को लेकर डिसहार्टन मत होना। ऑल्सो आप ये सोचते हो कि जाते हम स्क्रब्स पहनने लगेंगे एंड इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करने लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। BAMS में आपको प्लान्स के साथ भी काम करना पड़ेगा, उनकी रूल्स के साथ, लीव्स के साथ, फ्लावरिंग प्लांट्स को एग्जामाइन करना और ड्रग्स बनाना। ड्रग्स में आपको चून बनाना पड़ सकता है, च्यवनप्राश बनाना पड़ सकता है, क्योंकि BAMS का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अलग है, मॉडर्न से अलग है। जो औषधि का प्रिपरेशन टेक्निक है वो मॉडर्न से अलग है। तो उस हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा एंड चीजों के साथ कंफर्टेबल होना भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज ये है कि इनिशियली थिंग्स विल बी स्लो। अगर आपको लगता है कि आप UG करो एंड डायरेक्ट आपको 1 लाख सैलरी वाली बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, आप वेल स्टैब्लिश हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मॉडर्न मेडिसिन। अगर आप BAMS करने के बाद वेल सेटल्ड गवर्नमेंट जॉब पा जाते हो तो आपको एक डिसेंट सैलरी अमाउंट मिलेगा। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो या फिर क्लिनिक सेटअप करते हो तो वहां पे टाइम लग सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप क्लिनिक सेटअप करते हो, प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको अपने पेशेंट्स डेवलप करने होंगे जो आप पे विश्वास कर सके, आप पे ट्रस्ट कर सके। जिस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उनका विश्वास भी डेवलप होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपके पास रिपीटेडली आए और भी लोगों को रिकमेंड करें आपका नाम। तब जाके आप कहीं फेमस होते हो एंड आप स्टैब्लिश होते हो उस पर्टिकुलर एरिया में एंड देन उस पर्टिकुलर शहर में। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे चीजों को टाइम लग सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होते। आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न सब्जेक्ट्स को साथ
में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एक ऐसी बात है ना जो हमको बहुत लेट रियलाइज होती है। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और कहीं थर्ड ईयर में जाके हमको पता चलता है कि मॉडर्न इतनी इंपॉर्टेंट थी जब हमारा क्लिनिकल स्टार्ट होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ में लेके चलो। एंड कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न छूट रही है, मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद छूट रही है। दोनों को साथ में लेके चलना डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्यों जरूरी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, और जनरली आयुर्वेद में ऐसे पेशेंट आते हैं जो क्रोनिक बीमारी वाले होते हैं, जिनकी बीमारियां 10 साल से चली आ रही हैं, 10 साल से उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, 10 साल से कोई और प्रॉब्लम है, तो वो बहुत सारी डायग्नोस्टिक टेस्ट लेके आते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी लेके आते हैं दिखाने के लिए आपको कि ये मैं मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन खा रहा था, ये सारे मैंने टेस्ट करवाए हैं, अपने एक्सरे टेस्ट और अपनी MRI रिपोर्ट, ये सब कुछ वो लेके आएंगे। तो उन सब चीजों को देखने के लिए भी मॉडर्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मॉडर्न की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं होगी तो वो आपके लिए हार्मफुल होने वाला है, क्योंकि एज अ फिजिशियन आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, मॉडर्न भी पता होना चाहिए, आयुर्वेद भी पता होना चाहिए, ताकि आप पता लगा सको एंड अच्छे से डायग्नोसिस बना सको। अगर आपको अपनी मॉडर्न बैलेंस करके चलनी है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आयुष कोर्सेज में हमेशा स्टूडेंट्स टेंस रहते हैं कि मॉडर्न को हम कैसे बैलेंस करें, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन बताना चाहती हूँ। आयुर्वेद के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एंड सेकेंड एंड फाइनल ईयर में आपके पैथोलॉजी, फार्मा, ऑप्शन गायनी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, मेडिसिन, क्लिनिकल, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। एंड एट ए टाइम उनको अच्छा करना एंड उनमें कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाके एक अच्छी प्रैक्टिशनर बन सकते हो और अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में आगे जाके अपने हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो। तो हर एक चीज के लिए मॉडर्न सब्जेक्ट्स का भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, जितना कि आयुर्वेद का इंपॉर्टेंट है। इन सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कर सकते हैं RX मेडिकल एकेडमी के ऐप से। दे हैव अ वेरी सपोर्टिव फैकल्टी, और आपको जो लेक्चर्स हैं वो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिल जाएंगे। रुस्तम सर, मनीषा मैम एंड समर सर जैसे बहुत ही अच्छे स्टार फैकल्टीज हैं जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर देंगे। एंड रिसेंटली RX मेडिकल एकेडमी ने AIA PGT प्रिपरेशन के लिए भी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, एंड ये कोर्स बहुत अच्छा है। आप इसके फीचर्स जाके ऐप पे चेक कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो एंड प्ले स्टोर पे जाके RX मेडिकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्सो मैं मैनेजमेंट टीम का भी नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप कीप इन टच विद योर इंग्लिश। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आप नॉर्थ इंडियन बेल्ट में BMS को ज्वाइन करते हो तो हो सकता है कि आप संस्कृत और हिंदी के कांटेक्ट में ज्यादा रहो। अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन चूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी पीछे रह जाए। अब प्लीज ऐसा मत सोचना कि आपकी इंग्लिश खराब होने वाली है BMS ज्वाइन करके, और ऐसा भी मत सोचना कि मैं ग्लोरीफाई कर रही हूँ कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक लेवल की कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश अच्छी होना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट ईयर से ही इस चीज का भी ध्यान रखो कि अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो और हिंदी में ही पूरा BMS पढ़ रहे हो तो साथ साथ में दूसरी लैंग्वेजेस पे भी अपनी कमांड बना के चलो। इसके लिए आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो इंग्लिश की, या फिर सीरीज देख सकते हो और मूवीज देख सकते हो, ताकि आपकी दोनों लैंग्वेजेस पे कमांड रहे। और आगे जाके अगर आपको कोई सेमिनार प्रेजेंट करना हो या फिर कहीं और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी बातें रखनी हो आयुर्वेद को लेके, तो आप दोनों लैंग्वेज पे कमांड रख सको और दोनों लैंग्वेज को उतने ही अच्छे से एक्सप्रेस कर सको। तो ये 5 बातें थी जो आपके लिए सुननी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें हाइप होके रखी थी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी BMS को लेके, तो होपफुली आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। और अगर आप अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मैं हूं ना, आप मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हो। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू लाइक दिस वन। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का।